स्टार्ट किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है वेंटिलेशन में, क्या क्या चीजें हमने कवर कर रखी हैं ऑलरेडी, वो पहले बता देते हैं एक बार, क्या क्या हम लोगों ने पढ़ रखा था। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ा था, प्रीवियस क्लासेस की बात करें तो, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है प्रीवियस क्लासेस, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा था वो थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रीवियस क्लासेस की बात करें तो वहां पे हमने क्या क्या चीजें कवर की हैं। सबसे पहला हमने कवर किया था माइन एयर, ठीक है, जो आपका पहला टॉपिक है माइन एयर, हमने ये कवर किया था। इसमें क्या है कि दिखने में ये केवल दो ही टर्म्स दिख रहे हैं, पर इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। इसमें हमने अलग अलग गैसेस से कंपोजिशन पढ़े थे, अलग अलग टर्म्स देखे थे। जैसे आप एलईएल पढ़ा था, लोअर एक्सपोजिबिलिटी लिमिट क्या होता है, और कई सारे टर्म्स होते हैं, ग्राम्स रेशियो क्या होता है, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट क्या होता है, और कई सारे फैक्टर्स होते हैं, वो हमने देखा था। और इसमें कुछ सर्टेन न्यूमेरिकल्स होते हैं, मीथेन एमिशन से लेके और बेसिक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बेसिकली क्या है, बैलेंस करने के पैनल में, कि इतना ऑक्सीजन इनकमिंग है, इतना कंज्यूम कर रहा हूँ वहाँ पे वर्कर, तो जो आपका पैनल रिटर्न पैनल है उसमें हम उसमें कितना ऑक्सीजन का परसेंट, मीथेन कितना होगा, या क्या कितनी हमें फ्रेश एयर ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा, सप्लाई करनी पड़ेगी, जिससे मीथेन का एमिशन एक सर्टेन अमाउंट ज्यादा ना हो। तो इसमें हमने बहुत सारी चीजें देखी थी, माइन एयर। इसके बाद हमने क्या देखा था, माइन ईयर तो पढ़ा ही था। इसके बाद हम आ गए थे किस पे, वहां पे साइक्रोमेट्री भी हमने पढ़ लिया है, साइक्रोमेट्री भी पढ़ा है, ये भी पढ़ लिया है। इसके बाद हमने क्या है कि डिफरेंट सोर्सेस ऑफ हीट, जो अंडरग्राउंड माइंस की यदि आप बात करो तो उसमें जब आप जैसे नीचे जाते हो तो आप जैसे कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा जिन्होंने ऑलरेडी अंडरग्राउंड माइंस में काम किया है, कि जब तक आप सरफेस में हो तो टेम्परेचर नॉर्मल है, चीजें स्मूथली चल रही होती हैं। लेकिन जैसे आप नीचे जाते हो तो पहली चीज आपका टेम्परेचर भी बढ़ रहा होता है, डेप्थ के साथ प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा होता है। तो ये हमने इसके रीजंस पढ़े थे कि टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा होता है, क्या डिफरेंट सोर्सेस होते हैं जिनकी वजह से अंडरग्राउंड माइंस में टेम्परेचर क्या होता है, रेस कर जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो चलिए, तो इसमें हमने देखा था डिफरेंट सोर्सेस ऑफ, डिफरेंट सोर्सेस ऑफ हीट, ये भी हमने देख लिया है, डिफरेंट सोर्सेस ऑफ हीट। इसके बाद इसमें जैसे एक टर्म आता है थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है। और एक क्वेश्चन हमने किया था, जिन्होंने लेक्चर्स देखे हैं उसमें एनर्जी कैसे, एनर्जी कंजर्वेशन का एक क्वेश्चन किया था, 2022 स्टेट में आया हुआ है। तो जिनको नहीं याद आ रहा है वो एक बार जाके देखेंगे प्रीवियस लेक्चर, समझ में आएगा, ठीक है। इसके अलावा और हमने क्या देखा था, हमने क्या देखा था, हाँ, एनवीपी देख लिया है, नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर, एनवीपी हमने इसमें डिटेल्ड इसको हमने कवर कर लिया है ना। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी इसके न्यूमेरिकल्स भी हमने देखे थे, और अलग अलग क्या तरीके होते हैं एनवीपी कैलकुलेट करने के, प्रैक्टिकल मेथड्स वो भी हमने देखे। और हमने क्या देखा था, वो बेसिक्स ऑफ वेंटिलेशन, कुछ इसके टर्मिनोलॉजीज हैं वो भी हमने देखी थी, है ना। ये सबसे ऊपर लिखना चाहिए लेकिन ठीक है। जैसे डीबीटी क्या होता है, डब्ल्यूबीटी क्या होता है, प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इसका विस्कोसिटी क्या होता है, और अलग अलग टर्म जितने भी होते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, कैलकुलेट कैसे करते हैं, और उस जो एक नंबर आता है वो हमें बताता क्या है, उससे क्या कंक्लूजन हम निकालते हैं, फ्लो कैसे बता पाते हैं, लेमिनर क्या है, लेमिनर फ्लो कौन सा होगा, टर्बुलेंट फ्लो कब होगा, ये चीजें हमने डिस्कस की थी। तो उसको बोल सकते हो बेसिक्स ऑफ वेंटिलेशन, थोड़ा देखा था हमने। और हमने क्या पढ़ा था, ये रिवाइंड करना जरूरी है, आपको बताना ये जरूरी है, जिससे कि हम आगे कंटिन्यू करें तो आपको ये ना लगे कि चीजें छूटती जा रही है, ऑलरेडी बताई जा चुकी है, ठीक है। चलिए, तो आवाज आ रही है ना, आप सुन पा रहे हो कि नहीं, एक बार भाई कोई भी प्रॉब्लम होगी बताना, राइटिंग नहीं समझ में आ रही होगी, या फिर ऑडियो वीडियो कोई भी प्रॉब्लम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमने क्या देखा था, और हमने देख लिया था और हमने क्या देखा था, बेसिक्स ऑफ वेंटिलेशन देख लिया, एनवीपी, डिफरेंट सोर्स ऑफ हीट देख लिया, साइक्रोमेट्री, माइनर, हाँ, लॉज ऑफ माइन वेंटिलेशन हमने देखे थे, लॉज ऑफ माइन वेंटिलेशन ये भी हमने देख लिया है, ठीक है, लॉज ऑफ माइन वेंटिलेशन।
ये भी हमने देख लिया है। ठीक है। लॉ मतलब क्या है कि एटकिंसन का जो रूल है, एटकिंसन का लॉ है कि प्रेशर ड्रॉप जो होगा किसके क्रॉस, यदि आप कोई किसी भी पैनल में जा रहे हो तो दो गेट रोड यदि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से आप दूसरे डिस्टेंस तक गए, तो इस मूवमेंट के दौरान आपका प्रेशर ड्रॉप कितना होगा, किसकी वजह से, वो जो वॉल्स है उसके रफनेस की वजह से क्या होगा, एक फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे वो वॉल्स, किसके लिए, एयर के मूवमेंट के लिए, फ्रेश एयर के मूवमेंट के लिए, तो उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, प्रेशर ड्रॉप होगा। तो उस प्रेशर ड्रॉप को हम मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए क्या है, एटकिंसन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन थी, ये आपको याद होगा, P इक्वल टू के एस क्यू स्क्वायर बाई ए क्यूब करके ऐसा कुछ था, है ना। ये ऐसा, इसी को हम बोलते हैं एटकिंसन इक्वेशन। ठीक है। तो इसमें अलग अलग टर्म्स हमने समझे थे, न्यूमेरिकल्स भी किया हुआ था, और इसको आप चाहो तो ए और बी के टर्म में भी लिख सकते हो। कैसे, क्वांटिटी को आप ऐसे लिखते हो, Q इक्वल टू ए बी, तो वहां से इसमें रखोगे तो वो ए और बी में भी आ जाएगा, क्योंकि वो रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है। और इसी का हमने एक स्पेशल केस भी पढ़ा था, एक तो एटकिंसन इक्वेशन पढ़ी थी, बाद में इसी को हमने माइंस के लिए भी पढ़ा था कि माइंस का रेजिस्टेंस एरिया में निकालना है। तो कैसे, माइंस के लिए हम यदि प्रेशर ड्रॉप निकालना है तो उसमें हमने क्या यूज किया था, स्क्वायर लॉ ऑफ माइन वेरिएशन पढ़ा था कि माइंस के क्रॉस प्रेशर ड्रॉप होता कैसे है, यदि हमें माइन का रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो उसके लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, P इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर। ठीक है। ये हमने पढ़ रखा था। जहाँ पे आर जो होता है या माइन का रेजिस्टेंस होता है, इस चीज का ध्यान रखना, इसके और आर में डिफरेंस है। कैसे पहचानेंगे, यूनिट से। इसकी यूनिट क्या होती है, NH2M-8, NH2M-8 होती है, और इसकी डिफरेंट होती है, NH2M-4 होती है। ठीक है। तो वहां से ये आपको भी क्या है ना, कभी कभी वो गेट के एग्जाम में ऐसा लिख के नहीं देगा कि आर की वैल्यू इतनी है, के की वैल्यू इतनी है, आपको यूनिट से क्या करना पड़ेगा, पॉइंट आउट पकड़ना पड़ेगा। ठीक है। तो ये भी हमने दोनों देख लिया है, इसके न्यूमेरिकल भी किए हुए थे। इसके बाद ये लॉज ऑफ माइंड वेंटिलेशन हो गया, और हमने क्या देखा था कि जैसे क्या है, वहां पे आपने सर्किट्स देखे हैं, जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि डिफरेंट टाइप्स के वो कॉम्बिनेशन होते हैं। जैसे आप जब बैटरी या वो रेजिस्टेंस जो कनेक्ट करते हो तो सीरीज में हो सकता है, पैरेलल में हो सकता है, उसी के इक्विवेलेंट माइन वेंटिलेशन में भी जो आपका वो होता है, एयरवेज होते हैं, वो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे। तो उनका भी वो जो कॉम्बिनेशन है वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है, आइदर दे आर इन सीरीज, वो सीरीज में हो सकते हैं, या फिर वो पैरेलल में हो सकते हैं, या फिर तीसरा केस क्या हो सकता है, सीरीज पैरेलल मिक्स हो सकता है। तो उसका भी हमने क्या है, कंबाइंड फॉर्मूला देखा था कि सीरीज के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। जैसे, तो हमने क्या है, थोड़ा सा सीरीज एंड पैरेलल नेटवर्क भी देखा था, ये भी हमने देख लिया है। ठीक है। तो जिन्होंने, जो जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं उनको थोड़ा सा बता रहे हैं कि क्या क्या हम पहले पढ़ चुके हैं और अब क्या पढ़ेंगे। तो ये पता होना जरूरी है कि ये चीज हमने कवर कर ली है। तो सीरीज एंड पैरेलल नेटवर्क भी देखा था। ठीक है। तो उसका फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता था, कि आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे सीरीज के केस में, R1 प्लस R2 से लेके कहाँ तक, जितने भी नंबर ऑफ रेजिस्टर्स लगे, ये सीरीज के लिए था। पैरेलल के लिए क्या था, यहाँ फिजिक्स और वेंटिलेशन में, माइंस में डिफरेंस है, यहाँ पे रूट आर आ जाता है, 1/√R इज इक्वल टू 1/√R1 प्लस अप टू n नंबर ऑफ एयरवेज या जितने भी टर्म्स। तो ये हमने देखा था। ठीक है। और इस पे भी न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए थे। इसके बाद ये हमने देखा था फिर माइंड वेंटिलेशन लॉ। तो कुल मिला के हमने वेंटिलेशन का अभी तक 60 से लेकर 65% कवर कर लिया है। तो हमारे पास बचता कितना परसेंटेज है, 30 से 35। ठीक है। तो उनमें से कुछ जो टॉपिक्स हैं गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको हम एक्सटेंसिवली कवर करेंगे। और कुछ टॉपिक्स हैं जिनका रोल गेट में उतना नहीं है, वो आपके सेमेस्टर एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं। आप जहाँ से भी कॉलेज कर रहे हो, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, उनका गेट से उतना डायरेक्ट बोल सकते हो कोरिलेशन उतना स्ट्रांग नहीं है। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्या क्या हमने कवर कर लिया। ठीक है। तो जिन्होंने लेक्चर्स ऑलरेडी हमारे देखे होंगे, जो ऑलरेडी 12 लेक्चर्स डले हुए हैं उस पर, अपने ऐप पे, तो आपको चीजें, ये चीजें दिख जाएंगी। कुछ और भी चीजें हैं वो हमें याद नहीं आ रही अभी। वेंटिलेशन नहीं बताया, अच्छा तो नहीं दिख रहा।
लेक्चर आप देखना, जस्ट पहला लेक्चर है। बेसिक का मतलब हमारे ये है कि जितने भी बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं वेंटिलेशन की, जितने भी बेसिक टर्म्स हैं लाइक डीबीटी, व्हाट इज ड्राइबल टेम्परेचर, व्हाट इज वेटेबल टेम्परेचर, व्हाट इज प्रेशर, व्हाट इज थर्मल ग्रेडियंट, व्हाट इज और क्या टर्म्स है, ये विस्कोसिटी क्या होती है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैसे निकालते हैं, और रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है। तो जितने भी बेसिक टर्म्स है वेंटिलेशन के, उसका साइक्रोमेट्री में अलग अलग टर्म्स होते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, स्पेसिफिक हीट क्या होता है। तो ये सब टर्म्स को मिला के हम बता रहे हैं। मतलब बेसिक्स का मतलब कि जितने भी फंडामेंटल टर्म्स होते हैं, टर्मिनोलॉजीज होती है वेंटिलेशन को समझने के लिए, वो हमने थ्रू आउट द लेक्चर डिस्कस कर रखा ऑलरेडी। ठीक है, तो जो आप एक बार देखिए, आपने लेक्चर देखा है क्या पूरा, एक बार देखिए तो समझ में आएगा। और जो कुछ चीजें रिमेनिंग है, बच रह गई हैं, उसको हम अभी जब अभी कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, उसमें चीजें कवर करेंगे। ठीक है, क्लियर है क्या? तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी तक चीजें क्लियर हैं? और हाँ, अभी प्रॉब्लम नहीं होगा, अब चीजें दिख रही होंगी। वो एक्स्ट्रा जूम हो गया था लग रहा है। किस चीज की थ्योरी आपको जाननी है, क्या बताइए, टॉपिक बताइए, टॉपिक लिखिए। कौन सा, किस पर्टिकुलर टॉपिक की आप बात कर रहे हैं, किसकी थ्योरी आपको नहीं समझ में आई या रह गई है? पर्टिकुलर पॉइंट बताइए जहाँ पे प्रॉब्लम है। और जितना गेट के अकॉर्डिंगली रिलेवेंट है और इम्पोर्टेंट है, उतना सब कुछ कवर हो गया है अभी तक, टिल नाउ 60% तक। अब जो बाकी बची हुई चीजें वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर ये इसको यहाँ पे अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ज्यादा ज्यादा कुछ तो नहीं, टाइम काफी कुछ निकल गया। और वो पढ़े क्या कि जैसे हमने जब नेटवर्क और नेटवर्क थोड़ा सा देखा था, सीरीज और पैरेलल नेटवर्क देखा था, तो हमने सिंपली देख लिया था कि आपके एयरवेज में उनका कुछ रेजिस्टेंस है। लेकिन क्या होता है माइंस में कि जैसे मान लो दो पैनल्स हैं, और दोनों पैनल हो सकता है सीरीज में हो सकते हैं या पैरेलल में भी हो सकते हैं। तो वहां पे हमें जब हम मेन डक्ट से जब एयर सप्लाई कर रहे होंगे फ्रेश एयर मेन फैन से, तो हमारा ऐसा तो नहीं है ना कि दोनों जो पैनल है उनमें जो एयर की रिक्वायरमेंट है सेम है, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि पैनल नंबर 1 में जो एयर की रिक्वायरमेंट है वो 2 से ज्यादा हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, माइंड कंडीशन, उस पैनल कंडीशन पे। तो ये कैसे मतलब हम वो कर पाएंगे, क्या मतलब ऐसा तरीका हो कि हम दोनों पैनल्स में अलग अलग एयर फ्लो हो पाए, कैसे पॉसिबल होगा? तो यहाँ पे एक टर्म आता है, आपने सुना होगा, रेगुलेटर्स हम यूज करते हैं माइंस में। रेगुलेटर कुछ नहीं है, वो बेसिकली क्या है, बहुत ही बेसिक सी चीज है। अपने घरों में भी जब कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, जैसे आपका फैन हो गया और सारी चीजें हैं, तो उसमें जब आप रेगुलेटर यूज करते हो तो कर क्या रहे होते हो, उसकी स्पीड को रेगुलेट कर रहे होते हो। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से स्पीड को कम ज्यादा कर रहे होते हो। सिमिलरली माइंस में भी एयर की रिक्वायरमेंट के आधार पे, यानी कैसे कितनी एयर की रिक्वायरमेंट है, अलग अलग पैनल्स में हम एयर फ्लोज को रेगुलेट करते हैं। करने का क्या तरीका हो सकता है, रेगुलेट कैसे करोगे? रेजिस्टेंस को चेंज करके। यदि किसी पर्टिकुलर आपको पैनल्स में या डिस्ट्रिक्ट में एयर फ्लो अपने अकॉर्डिंगली करना है कि कितना हम एयर फ्लो करना चाहते हैं, तो उस एक स्टॉपेज या स्टॉप ब्लॉक के थ्रू उसका जो वो है रेजिस्टेंस है वो चेंज करो। और चेंज करने का, रेजिस्टेंस चेंज करने का मतलब आपने इफेक्टिवली एयर फ्लो को रेगुलेट किया, और जितनी भी आपको एयर फ्लो की रिक्वायरमेंट है वो आप वहां पे सेंड कीजिए। ठीक है, तो हमें कैसे कैलकुलेट करते हैं एयर फ्लो कितना भेजना है, वो किस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। रेगुलेटर का रेजिस्टेंस कैसे निकलता है, उसके क्रॉस प्रेशर ड्रॉप कैसे निकलता है, वो हम थोड़ा देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक टॉपिक बताइए, कहाँ पे दिक्कत हो रहा है आपको। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। बाकी आप क्वेश्चंस वगैरह लगाइए, नहीं हो रहा होगा तो बताइएगा कहाँ पे दिक्कत हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो अपन क्या देखने वाले हैं, ये हमने ऑलरेडी अभी कवर नहीं किया। क्या क्या कवर करेंगे, इक्विवेलेंट ओरिफिस। ठीक है, मतलब कहा जाए तो सिंपली जो रेगुलेटर है उसका रेजिस्टेंस वगैरह कैसे निकालते हैं, तो हम वो देखने वाले हैं। चलिए, तो देखिए कैसे निकालते हैं, इसका क्या मतलब होता है, इक्विवेलेंट ऑरिफिस ऑफ अ माइन। ठीक है, तो आपने सुना होगा, हो सकता है कई लोगों ने पढ़ा भी हो। ठीक है, इक्विवेलेंट दिख रहा है कि नहीं ये कलर, इक्विवेलेंट दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है। ठीक है, अरे तो वहां पे पहुंचे तो
अभी हमने कहा कहा कि आपको 100% कवर हो गया। बिल्कुल उस टॉपिक को लेंगे, कोऑर्डिनेट्स डायग्राम अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? वो चीजें अभी कवर नहीं हुई ना, वो आगे जाके जब पूरा 100% कवर सिलेबस कवर हो जाएगा उसमें आप तब आप पॉइंट आउट करिएगा, ठीक है? अभी तो चीजें बची हुई हैं, ठीक है? इक्विवेलेंट और फिर ठीक है। इक्विवेलेंट और फिर अभी थोड़ा सा जो इसको हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से, और थोड़ा सा जिनको फिजिक्स में इंटरेस्ट है, जिन्होंने थोड़ा बहुत 11th 12th में अच्छे से पढ़ा होगा, तो उनको थोड़ा सा ज्यादा चीजें समझ में आएंगी, चीजें मतलब कनेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पे हम इसका पूरा डेरिवेशन तो नहीं बताएंगे, पर एक आपको रफ आइडिया देंगे, जिससे आपको मतलब आप भूल भी जाते हो फॉर्मूला, तो आप उसको याद रख सकते हो, ठीक है? तो इक्विवेलेंट टॉर्क ऑफ अ माइन, ठीक है? तो इसको हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे, समय रहेगा तो उसके क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है? तो चलिए देखिए क्या है। तो इसका क्या मतलब है, ये टर्म क्या कहना चाह रहा है, इसका क्या मतलब है? कि ऐसा समझिए कि वही सिंपल सी चीज है कि एक मेन आपका फैन है जो कि आउटर डक्ट में लगा है, जहां से जो इसको बोल सकते हो मेन माइन फैन है, जहां से एयर फ्लो हो रहा है, फ्रेश एयर की सप्लाई होनी है। तो जब वो फ्रेश एयर डक्ट के थ्रू इंटर कर रहा होगा माइंस में, जब उसको आपको अलग अलग पैनल्स में अलग अलग एयर की रिक्वायरमेंट होगी, आपको अलग अलग क्वांटिटी भेजनी होगी, तो आप वहां पे क्या करते हो, एक रेगुलेटर का यूज करते हो। रेगुलेटर मीन्स कि आपको कितनी एयर फ्लो आपको चाहिए, अलग अलग पैनल्स में क्या क्वांटिटी चाहिए, उस हिसाब से आप क्या करते हो, आप अपनी कैलकुलेशन करते हो, और जो रेगुलेटर होता है उसके रेजिस्टेंस को उस हिसाब से एडजस्ट किया जाता है कि मान लीजिए पैनल नंबर 1 में हमें क्यू अमाउंट एयर फ्लो चाहिए, और पैनल 2 में क्यू टू अमाउंट ऑफ एयर फ्लो चाहिए, तो उसके क्रॉस जो रेगुलेटर्स लगे हुए हैं उनका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए कि जब हम नेट क्यू अमाउंट फ्लो कराएं कहाँ से, मेन माइन फैन से, तो अपने आप वो क्या है डिस्ट्रीब्यूट हो जाए क्यू फ्लो। तो इस इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम जो रेगुलेटर है उसका रेजिस्टेंस इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए क्या करते हैं, बोल सकते हो कैलकुलेट करते हैं। मतलब यहाँ से हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, उस फॉर्मूले को हम रेगुलेटर में भी अप्लाई करते हैं, ठीक है? चलिए, तो इसमें हमें क्या करना क्या है यहाँ पे, तो इसका ये फंडा इसका थोड़ा समझिए कैसे क्या होता है, कि इसका क्या मतलब है, इक्विवेलेंट टॉर्क ऑफ ए माइन का मतलब क्या है। ऐसे देखिए कि जैसे मान लीजिए एक एक आपके पास क्या है, एक आपके पास कंटेनर है, ठीक है? कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा, एक कंटेनर है, इसमें मान लीजिए कुछ, इसमें क्या है, एक लिक्विड, लिक्विड मीन्स वाटर भरा हुआ है, ठीक है? ये आपका वाटर पूरा यहाँ तक टॉप तक ये पूरा, इसमें वाटर लेवल फिलअप है, ठीक है? कंटेनर है उसमें आपका वाटर लेवल भरा हुआ है, ठीक है? अब यहाँ से हम मान लेते हैं कि यहाँ से एच हाइट आप ले लो, यहाँ से एच हाइट की बात करते हैं, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, एक होल कर दिया, यहाँ पे आपने एक होल कर दिया, ठीक है? थोड़ा समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक होल बना दिया, ठीक है? तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट आपकी एच है। आपने क्या किया कि आपके पास पूरा कंटेनर है, एक जो कि पूरा का पूरा क्या है, वाटर से क्या है भरा हुआ है, कंप्लीट टोटल हाइट। यहाँ पे हमने टॉप से एच हाइट पे क्या किया, एक होल क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया, एक होल बना दिया। अब क्यों बनाया वो थोड़ा देखते हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ होल बनाया तो यहाँ पे क्या है, वाटर फ्लो अचानक से बढ़ जाएगा, ठीक है? क्या है, अभी पूरा का पूरा कंटेनर में पानी भरा हुआ था, आपने एक छोटा सा होल किया, उस होल के कर्वेचर पे डिपेंड करता है और कई फैक्टर पे क्या होता है, वाटर लीक करना स्टार्ट होगा। तो लीक करना स्टार्ट होगा तो किसी न किसी स्पीड से लीक करेगा। यहाँ मान लीजिए क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, है, ठीक है? ये जो जहाँ पे आपने जो होल क्रिएट किया है उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया इस पोर्शन का कितना ए है, और जो स्पीड है वाटर फ्लो की स्पीड क्या है, वो है बी। मतलब यहाँ से जो वाटर फ्लो करेगा बी स्पीड से फ्लो करेगा, और जो यहाँ इसका क्रॉस सेक्शन है कितना, ए है, ठीक है? तो इसका मतलब यहाँ से जो क्वांटिटी फ्लो होगा वो कितना होगा, ये तो आप ये पहले हमने बता रहा है, फ्लो इक्वल टू एन टू बी, ठीक है? तो अब आप हुआ क्या कि ये जो Q है वो किस पे डिपेंड करेगा, इसको थोड़ा समझिए।
तो यहाँ से क्वांटिटी आप वाटर फ्लो होगा वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, यहाँ से जो निकलने वाला क्वांटिटी है, क्योंकि आपको करना क्या है, माइंस में क्यू को ही तो रेगुलेट करना है। ऐसे समझिए कि आपके पास बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, यहाँ से क्यू क्यू अमाउंट एयर फ्रेश एयर की सप्लाई हो रही कहाँ से, ये आपका मेन फैन है, ठीक है, ये आपने मेन फैन लगाया और यहाँ से आपके पास दो अलग अलग पैनल्स हैं, ये आपने बोला इसको पैनल वन, इसको आपने बोला पैनल टू, ठीक है, तो ये आपका पैनल वन है, पैनल टू है, क्यू अमाउंट मेन फैन से फ्लो हुआ, मतलब रिलीज हुआ, प्रेशर की सप्लाई हुई, इसको क्या है यहाँ पे हमें मान लो क्यू एन अमाउंट चाहिए, इस पैनल में रिक्वायरमेंट कितनी है प्रेशर की क्यू वन, यहाँ पे हमें कितनी है रिक्वायरमेंट क्यू टू, अलग अलग रिक्वायरमेंट है, सेम रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, इसमें क्यू वन क्यू टू कैसे जाएगा, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ अब यहाँ मान लो ऐसा है कि सिंपली क्यू आया यहाँ पे, इसके रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा ना कि इस पूरे के पूरे माइन का ये जो पैनल है इसका रेजिस्टेंस किस तरीके से एडजस्ट करें कि जो क्यू आया है क्यू वन यहाँ चला जाए क्यू टू यहाँ पे चला जाए, मतलब इसमें हमें एयर को हुआ क्या कि अभी आप जैसे आपने वन टू आपके पैनल आपका वर्किंग है चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्यू क्वांटिटी यहाँ आई, वो कुछ ना कुछ अमाउंट रेजिस्टेंस के हिसाब से क्यू वन इसमें चला जाएगा और क्यू टू इसमें चला जाएगा, पर ये हो सकता है कि काम करते करते वर्किंग होते होते हमारी रिक्वायरमेंट हो जाए चेंज, चेंज कैसे कि अब हमें यहाँ पे क्यू वन ना चाहिए, मान लीजिए नया अमाउंट चाहिए, न्यू अमाउंट, न्यू हमें चाहिए क्यू वन डैश और इसमें क्या चाहिए न्यू चाहिए क्यू टू डैश, तो प्रॉब्लम यहाँ पे आएगा, अब कैसे, क्योंकि ये तो माइन का रेजिस्टेंस तो फिक्स है, ये हमेशा क्यू क्वांटिटी यहाँ पे एंटर करेगा, क्यू वन यहाँ पे चला जाएगा, क्यू टू यहाँ पे चला जाएगा, पर हमें क्या है एयर फ्लो को रेगुलेट करना है, रेगुलेट मीन्स अपने हिसाब से जितनी रिक्वायरमेंट है उतना इसमें फ्लो कराना है, तो कुछ ना कोई यहाँ पे मीडियम होना चाहिए, कुछ ना कुछ यहाँ पे होना चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या है रेगुलेटर लगाते हैं, और रेगुलेटर लगाने से क्या होता है पूरे के पूरे ये पैनल का रेजिस्टेंस एडजस्ट हो जाता है कि किसके हिसाब से कि हमारी जो नई क्वांटिटी क्या होता है क्यू वन डैश, सिमिलरली यदि यहाँ पे भी हमें क्यू टू डैश चाहिए तो यहाँ पे हम रेगुलेटर लगा के वो अपना इस रेजिस्टेंस ऐसे एडजस्ट करते हैं तो नेट फ्लो हो जाए क्यू टू हो जाए, तो अभी आपको समझ में आ रहा है क्या कि सिंपल बोल सकते हैं रेगुलेटर का क्या यूज है, रेगुलेटर क्यों हम माइंस में लगाते हैं, अभी कुछ थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है इससे, इस वाले से, ये इस वाले एग्जांपल से कुछ कनेक्ट कर पा रहे हो आप, रेगुलेटर कैसे होता है डायग्राम बताइए, रेगुलेटर कैसे होता है वो तो उसका मतलब फिजिकल डायग्राम की बात कर रहे हो, हम लोग ऐसे यूज करते हैं सिंपली यहाँ तो उसमें एज अ सिंबल के रूप में ये, बाकी एग्जैक्ट कैसे होता है, अरे रेगुलेटर कैसे होता है ये पूछ रहा हूँ, माइंस में रेगुलेटर का मतलब क्या होता है, अरे बिल्कुल सिंपल है, ऐसे समझो, रेगुलेटर का मतलब क्या हुआ कि इसमें क्वांटिटी को चेंज करना है तो क्या कर रहे हो आप, रेजिस्टेंस में चेंज ला रहे हो, सिंपल सा ऐसा फॉर्मूला आपने देखा P इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर, तो यहां से आप बोल सकते हो कि इसको ऐसे लिख सकते हो, इस फॉर्मूले को कैसे, Q इक्वल टू रूट ओवर पी बाई आर ऐसे लिख सकते हो, तो माइनस का रेजिस्टेंस तो फिक्स रहने वाला है, तो यदि आपको Q चेंज करना है तो R को चेंज करना पड़ेगा, तो इसका मतलब यदि हमें इसमें डिजायर्ड Q1 डैश चाहिए तो इस पूरे के पूरे पैनल का हमें रेजिस्टेंस चेंज करना पड़ेगा, तो रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होगा कि एयर फ्लो के मूवमेंट को क्या कर रहे हो आप रेस्ट कर रहे हो, जैसे मान लो किसी डक्ट में, बिल्कुल आप ही बताओगे कि एक डक्ट है जिसमें फ्रेश एयर की सप्लाई हो रही है, उसमें हमें उस एयर की क्वांटिटी को रेगुलेट करना है, मतलब हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मान लो वहां से दो अलग अलग रास्ते गए हैं, हमें एक रास्ते में क्यू वन चाहिए एक में क्यू टू, आप वहां पे आप क्या करोगे, मतलब कुछ क्या यूज करोगे एयर को रेगुलेट करने के लिए, गेस कीजिए माइंस में आप क्या करते होगे, आप ही लोगों से पूछा जा रहा है, बताइए कि हम कैसे यहाँ तो हमने सिंबल में आर दिखाया पर माइंस में एक्चुअली दिखता कैसा होगा रेगुलेटर, गेस करिए क्या करते होंगे हम लोग माइंस में, रेगुलेटर क्या होता होगा, क्या छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कि मैन्युफैक्चर करते हो जाके कहीं पे लगा देते हो, क्या करते क्या है अपन, बताइए आप लोग गेस करिए, बिल्कुल कॉमन सेंस इसमें लगाना है, बहुत ही करना, रेगुलेटर काम क्या होता है रेजिस्टेंस को रेगुलेट करना, सॉरी रेजिस्टेंस को रेगुलेट नहीं एयर फ्लो को रेगुलेट करना, कैसे रेजिस्टेंस को चेंज करके, तो कैसे होता होगा गेस करो आप लोग, नहीं गेस नहीं कर पा रहे हो क्या, नहीं समझ में नहीं आया क्या आप लोगों को, रेगुलेटर थोड़ा बहुत भी चमक नहीं रहा है क्या, पर्दा लगा देंगे, ठीक है थोड़ा बहुत, लेकिन वो एयर फ्लो की स्पीड इतनी
ठीक ठाक होती है कि वो पर्दे से काम नहीं चलेगा। ठीक है, रिटर्न में स्लाइडिंग डोर ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है, तो थोड़ा स्मॉल ओपनिंग इन डोर्स लाइक, ठीक है। क्लोज एंड, हाँ हाँ ये भी सही है। टॉपिंग बना के छोटा, हाँ। हम्म। हाँ जनरली हाँ वही करते हैं सिंपल सा। देखो कई तरीके हैं, इसको क्या बोल सकते हो आप, कि नॉर्मल आप एक स्ट्रक्चर बनाओ, ब्रिक का स्ट्रक्चर बनाओ ईंट का, और सिंपल सा गेट रोड है, गेट रोड क्या बोले, जैसे मान लो यहाँ इस ये वाला आपका वो है, गेट रोड है, ठीक है। तो आपको आप जैसे यहाँ क्यू अमाउंट यहाँ पे एयर फ्लो हो रहा था, लेकिन आप चाहते हो कि एक सर्टेन पॉइंट के बाद Q1 ही जाए, क्यू अमाउंट पूरा का पूरा उधर पार ना हो, क्रॉस ना हो, मतलब आप क्या करो, रेस्ट्रिक्ट करने के लिए क्या करो, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दो, किसका, ब्रिक का या किसी भी चीज का, आप गेट बना दो। और उसमें करो क्या कि आप उसमें आप सिंपल सा कैसे करो इसमें कि बस इतने एरिया को आप क्या करते हैं, ब्लॉक कर दो। तो अब क्या है कि इस क्यू को अभी तक क्या हो रहा था, इतना एरिया मिल रहा था फ्लो होने के लिए, अब वो क्या होगा कि उस सर्टेन एरिया से ही क्या हो पाएगा, पास हो पाएगा। तो अपने आप इस एरिया और इस पर्टिकुलर पोजीशन में क्या है, रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया। मतलब क्या हो रहा है कि एयर फ्लो, वो जो वॉल्स हैं वो क्रॉस होने से क्या करेंगे, रोकेंगे। रोकने का मतलब क्या है, एक रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे। तो रेजिस्टेंस करेंगे तो जो क्यू क्वांटिटी था पूरा का पूरा नहीं जाएगा, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा। तो जनरली वो अलग अलग माइंस में अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। तो बहुत ही बेसिक चीज है। रेगुलेटर का मतलब ऐसा कुछ बहुत ही इमेजिनरी चीज नहीं है, ऐसा हाइपोथेटिकली आप इमेजिन करो, बहुत ही कॉमन सेंस। आप रियल लाइफ जैसे चीजें देखते हो ऐसा ही कुछ है, कि एक आपने गेट टाइप का बना दिया या ब्रिक का कोई स्ट्रक्चर बना दिया, और उसमें आप जितना चाहते हो एयर फ्लो कराना उस हिसाब से आपने ओपनिंग रख दी, ठीक है। क्लियर है क्या? जो बच्चा पूछ रहा था कि रेगुलेटर दिखता कैसा है, तो आप जब माई जाओगे तो वहां तो चीजें समझ में आएंगी। पर अभी के लिए समझो कि सिंपल सा एक कंस्ट्रक्शन होता है, जिसमें हम क्या है कि एक ओपनिंग टाइप का दे दिए, बाकी हमने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, तो वो उस हिसाब से क्या है, रेगुलेट हो जाता है यार। तो ऐसा कोई बहुत हैवी चीज नहीं है, नॉर्मल चीज है, और काफी इंपॉर्टेंट है अंडरग्राउंड माइंस के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। चलिए, ठीक है ठीक है, चलिए बढ़िया। जिन्होंने अंडरग्राउंड माइंस में काम किया होगा वो तो ज्यादा अच्छे से इसको कोरिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अभी समझ में आ रहा है ना कि रेगुलेटर कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है यूजी माइंस के लिए, वहां पे क्या इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। अब चलाते हैं, चलिए आते हैं कैलकुलेशन पे। तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। बेसिक ही चीज थी, कुछ इसमें है नहीं इतना, लेकिन गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सीधे क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क के, 2 मार्क्स के, और फॉर्मूला इसका बिल्कुल सिंपल था। तो देखिए क्या है, चलिए अब ज्यादा थ्योरी में नहीं चलते, अब इसके थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझते हैं क्या है। तो अभी हमने क्या बताया कि मान लो एक कंटेनर है, वाटर से क्या है कंप्लीटली फिल्ड है, और इसमें हमने एक ए क्रॉस सेक्शन एरिया का क्या किया, एक होल बना दिया। तो और एच हाइट पे, टॉप से एच हाइट पे, तो यहाँ से जो निकलने वाला वाटर है उसकी जो क्वांटिटी है वो उसको डिसाइड करने के लिए कोई ना कोई फैक्टर होगा। वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करता है आपके इस पे, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया तो चेंज नहीं हो रहा है। आपने एक बार होल बना दिया तो उसका जो एरिया है वो तो फिक्स हो गया ना। वो जनरली क्या है, वो एरिया अपने आप तो चेंज नहीं हो जाएगा, इरिस्पेक्टिव कुछ केसेस को छोड़ के, ठीक है, नॉर्मल केस बात करें। तो वो पूरा का पूरा क्यू को चेंज करने का दारोमदार किस पे है, बी पे। यहाँ से जो निकलने वाली स्पीड है वाटर जेट की, वो किस पे डिपेंड करेगी, उस पे क्या है, क्यू डिपेंड करेगा। तो पता नहीं आपको याद है कि नहीं, कि यहाँ पे हम क्या है, बर्नौली प्रिंसिपल का यूज करते हैं, तो उस पर हम नहीं जाएंगे कैसे निकालते हैं। तो ये जो v होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप याद रखो चाहो तो। इसका फॉर्मूला होता है v का, बिल्कुल सिंपल सा है। आप जो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े होगे उससे थोड़ा सा मिलता जुलता टाइप का है। तो v जो होता है रूट टू जी एच होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ से जो निकलने वाला वाटर है उसकी स्पीड होगी रूट टू जी एच। इतना क्लियर है क्या, ये कैसे आता है इस पर हम नहीं जाएंगे। और उसका क्या है, उसके पीछे बर्नौली थ्योरम, एक पॉइंट यहाँ पकड़ो एक पॉइंट वहां पर पकड़ो, और बर्नौली इक्वेशन यूज करो, उससे आ जाता है। पर वो हमारे काम का नहीं है। काम का नहीं है इन सेंस कि यदि आपको पता है तो आप उससे इसको निकाल सकते हैं, इक्वल टू रूट टी कैसे आता है, क्योंकि एक गेट पे क्वेश्चन आया था जिसमें इनडायरेक्टली बर्नौली थ्योरम का यूज हो गया था, ठीक है। पर नहीं भी यदि आपको आता तो ये रिजल्ट यदि आपको पता है तो भी क्वेश्चन बन गया होता है। 25 का आप सॉल्यूशन देखिएगा, एक क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है
कि जेनरेट कॉलम बना हुआ है, उसमें 3 अलग-अलग कॉलम्स बने हैं और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ तो पूछा था, वो क्वेश्चन हमें याद नहीं आ रहा है, वो आप देखोगे तो समझ में आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि v किस पे डिपेंड कर रहा है, v इज डिपेंडिंग ऑन हाइट फ्रॉम द टॉप, इस h पे। तो यानी इस h को हम जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे, देखिए ये h को आप इस पॉइंट पे देखेंगे तो इस पॉइंट पे वाटर फ्लो की जो स्पीड होगी कुछ और होगी, इस पॉइंट पे कुछ और होगी, और सबसे नीचे देखिएगा यदि आप यहाँ पे सबसे बॉटम पे यदि होल करेंगे, यहाँ से जो वाटर निकलेगा उसकी स्पीड, और मान लो आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर इस हाइट पे होल करोगे, इन दोनों की स्पीड्स में डिफरेंस होगा। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे आप सीधे रिलेशन में देख पा रहे हो कि v डिपेंडिंग ऑन द स्क्वायर रूट ऑफ h, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि q जो है वो v पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब कि अलग अलग हाइट के लिए अलग अलग क्या है क्वांटिटी, क्या होगी वाटर फ्लो की क्वालिटी आएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से आप q को एडजस्ट कर पा रहे हो, कैसे? इस h को चेंज करके। सिमिलरली माइंस में इसी क्वांटिटी को एडजस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग रेजिस्टेंस अलग अलग करके हम क्या करते हैं, क्यू को एडजस्ट कर रहे होते हैं। तो ये हमने जस्ट आपको थोड़ा सा कोरिलेट करने के लिए कि इसका मतलब क्या है, इक्विवेलेंट टॉर्क हम माइंस का मतलब क्या है, वो यहाँ से आता है। और इसी को हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज कर लेते हैं किसके लिए, रेगुलेटर के लिए। क्लियर है क्या? हम्म, क्या हुआ? आप लोग चीजें समझ में आ रही कि नहीं, ये बताइए, क्योंकि आप लोग का ध्यान कहीं और है। ऐसा लग रहा है कि चीजें ऊपर से जा रही हैं, मतलब आपको सीधा फॉर्मूला हम बता दें यहाँ पे कि 1 पॉइंट क्या होता है, एरिया निकालने के रेगुलेटर का 1.19 अपॉन होता है, क्योंकि आप लोग इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हो। अभी कमेंट से ऐसा समझ में आ रहा है कि आप यहाँ चीजें फोकस करने के बजाय कहीं और पे फोकस कर रहे हो। ठीक है, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा जैसे आप टाइम को यूटिलाइज करोगे, तो ठीक है चलिए। इसीलिए एक्टिव रहिए और थोड़ा फोकस रहिए, अदरवाइज नुकसान आपका है। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर है क्या कि Q का फॉर्मूला क्या हो गया आपका, रूट 2 है। तो इसी कॉन्सेप्ट को माइंस में यूज करते हुए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो वहाँ पे Q का फॉर्मूला क्या होता है, Q जो होता है वो, यदि हमें माइंस में एयर क्वांटिटी निकालनी है तो क्या होता है, एरिया इंटू v इज द स्पीड, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि v का फॉर्मूला क्या होता है, रूट 2 जी एच होता है ना। तो यहाँ पे आप चाहो तो इस फॉर्मूले को रखोगे तो जो एयर फ्लो की स्पीड होगी वो ए टाइम्स रूट 2 जी एच होती है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, लेकिन इसका हमें कहीं यूज नहीं करना है, हमने बस बताया है जस्ट कोरिलेट करने के लिए। यूज क्या करना है वो हम आगे देखते हैं। हाँ ठीक है, वो डिस्कस कर लेंगे, अभी आप इस पे फोकस करिए। नहीं वो फिर क्या है, अभी नहीं करोगे तो जब गेट के जैसे जैसे नजदीक जाओगे ना तो लगेगा कि चलो एक बार और देख लेते हैं वीडियो, एक बार और देख लेते हैं, चीज समझ में नहीं आ रही है, तो टाइम वहाँ पे लॉस होगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा समझिए इस चीज को, अदरवाइज नुकसान होगा आपका, क्यों आप नुकसान अपना करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया नॉर्मल, किस केस में, बेसिक रियल लाइफ एप्लीकेशन देखो वहां पे फॉर्मूला यही होता है। पर माइंस के केस में क्या होता है कि जो ओपनिंग्स है, यहाँ से जो एयर फ्लो होना होता है, वो हम जितना एज्यूम करके चलते हैं Q इक्वल टू ए टाइम्स रूट 2 जी एच, प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया कि जो Q की अमाउंट थी माइंस के केस में, आप जब देखोगे तो इतना नहीं आता। तो माइंस के लिए क्या होता है, तो फॉर माइंस, वो माइंस के केस में क्या होता है, वो माइनिंग क्यों लिख रहा है, माइंस लिखता है। तो फॉर माइनस के केस में आता है आपका, उस क्यू का जो फैक्टर आता है वो कितना आता है, ये इसके पहले एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर लग जाता है कुछ अराउंड 0.65 का। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए आपको, क्योंकि इससे गेट में इस बार क्वेश्चन आया था। बाकी इसका और इसका केवल हम क्या है आगे एक फॉर्मूला बताने जा रहे हैं, उसके लिए हम यहाँ पे बोल सकते हो, और एक डेरिवेशन के लिए उसको हम रेफरेंस मानते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे कैसे बढ़ेंगे, तो ये इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, ठीक है। इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1, ठीक है। तो चलेंगे अगले स्लाइड में, या इसको हटा दें, चलिए इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ये जस्ट एक डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करी थी।
चलिए तो देखिए यूजिंग वन, ठीक है। तो अभी हमने इसमें क्या देखा, Q जो होगा एयर फ्लो होगा कितना होगा 0.65 टाइम ए इंटू ए इंटू रूट टू जी एच। चूंकि हमें उस रेगुलेटर का हमें साइज डिसाइड करना होगा कि उस रेगुलेटर का हम साइज क्या रखें कि जिससे जो है हमें Q अमाउंट जो है एयर फ्लो मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा वो करो, रीअरेंज करो, यहाँ से लिख सकते हो इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसे डेरिवेशन पे नहीं जाना है, लेकिन यदि किसी को समझना है उसके लिए हम बता रहे हैं, ए इक्वल टू क्यू अपॉन 0.65 टाइम्स क्या हो जाएगा रूट ओवर टू जी एच, ठीक है। अब आपने एक और रिलेशन पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा, ये हमने ऑलरेडी पहले बता रखा है कि यदि प्रेशर ड्रॉप निकालना हो, यदि आपके पास एक पर्टिकुलर रेफरेंस बोल सकते हो या बॉटम डेटम लाइन या रेफरेंस लाइन से आप एच हाइट नीचे आ जाओ तो आपका कितना प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है रो जी एच का, ठीक है। वो फॉर्मूला हमने ऑलरेडी बता रखा है। ई इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर ड्रॉप होता है रो जी एच, रो इज द डेंसिटी ऑफ मीडियम, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच इज द एयर कॉलम हाइट, ठीक है। तो यहाँ से आप एच को क्या लिख सकते हो, एच कैन बी रिटन एज पी अपॉन रो जी, ठीक है। तो इसको अपन क्या करते हैं, इसमें उठा के डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको जब आप यहाँ उठा के डालोगे, इसको भी हटा देते हैं, इसका भी कोई अभी मतलब नहीं, वहाँ समझाने के लिए हमने ऑलरेडी बता रखा है, ध्यान से देखते जाइए। यहाँ से जब आप लिखोगे तो ए इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन 0.65 अपॉन इंटू रूट ओवर एच की जगह ये उठा के डाल दो पी अपॉन रो जी, ये हो जाएगा 2 टाइम्स जी इंटू पी अपॉन रो जी, तो ये जी से जी कैंसल, ठीक है। ये समझ पा रहे हो। और एक चीज और आपने पढ़ी है, क्या पढ़ी है, स्क्वायर लॉ ऑफ माइनमैन रिलेशन याद करिए, क्या होता है पी इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर, यहाँ से भी एक रिलेशन यूज करेंगे पी इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर। तो इस p को हम क्या है रिप्लेस करेंगे, ठीक है। इस p को रिप्लेस करेंगे तो p को कैसे रिप्लेस करेंगे, आर क्यू स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे तो कुछ रह गया क्या, अच्छा ठीक है। और एक चीज क्या है, यहाँ पे रो हम चूंकि यहाँ पे एयर फ्लो की बात कर रहे हैं तो एयर की डेंसिटी का हम यूज करने वाले हैं। तो नॉर्मली ये पाया गया है कि जो एयर की डेंसिटी है वो किसके अराउंड होती है 1.2 केजी पर मीटर क्यूब के अराउंड। तो ये डेटा भी आपको पता होना चाहिए, डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर इज 1.2 केजी पर मीटर क्यूब। यहाँ पे ये वैल्यू उठा के डालिए तो ये आ जाएगा आपका क्यू अपॉन 0.65। जिसको नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक लास्ट फॉर्मूला बताएंगे उससे चीजें हो जाएंगी। पर आप ये चीज हमें इसलिए बताना पड़ा, इसका कॉन्सेप्ट यूज हुआ है इस बार गेट में, ऐसा क्वेश्चन आया है कि यदि ये आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, या फिर आपको फंडामेंटल और स्ट्रॉन्ग हो, आपको बर्नौलीज आता हो, इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो पता है, तब तो फिर अनडाउटली आप बना ही लोगे, ठीक है। तो इंटू रूट ओवर, अभी हमने क्या क्या बताया, 2 इंटू पी की जगह क्या रखना है आर क्यू स्क्वायर, आर क्यू स्क्वायर रखा अपॉन रो की वैल्यू कितनी रखी आपने 1.2, ठीक है। तो चलते हैं अगले स्लाइड में, तो उसको जब आप सॉल्व करोगे देखो ध्यान से, ये रूट ओवर क्यू स्क्वायर है तो इस क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास इसको जब आप फाइनली कैलकुलेट करोगे, इसको करिएगा आप लोग, तो अगले पेज में चलते हैं, कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे जो एरिया की वैल्यू आती है ऑरिफिस या इसी को हम रेगुलेटर बोले, तो ये वैल्यू आती है कितनी आती है 1 पॉइंट, यही याद रखना है, इसी के लिए आप लोग लग रहा है एकदम वेट कर रहे थे कि हम सीधा ये फॉर्मूला उठा के रख दें, रख देंगे। इसका हो सकता है आपको गेट में सीधे क्वेश्चन आए तो बन भी जाए, पर ये इसके कॉन्सेप्ट को चिप क्या किया कि वो वाटर कॉलम एच हाइट पे है, उस पे कैसे निकालते हैं क्वांटिटी, तो वहां पे आप फंस जाओगे, तो कोरिलेट करना जरूरी था, ठीक है। तो इक्वल टू आ जाता है 1.19 डिवाइड बाई 2। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर ऑल द गेट एस्पायरेंट, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हो, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है, वेरी मच इंपॉर्टेंट कि वेर ए इज द एरिया ऑफ रेगुलेटर, ठीक है।
क्लियर है क्या? एंड आर इज द रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस। क्लियर है कि नहीं बताइए जरा, कैसे आया, क्या कैसे आया, क्या चीज नहीं समझ में आया? 0.65, अरे ये प्रैक्टिकली ऐसा पाया गया, मतलब इसके पीछे कैलकुलेशन ऐसा प्रैक्टिकली पाया गया होगा कि हमने थ्योरेटिकल इतना निकाला। देखिए ध्यान से, एक बच्चा पूछ रहा है तो कि थ्योरेटिकली इतना होना चाहिए था, एयर फ्लो इतना होना चाहिए था, लेकिन जब जो भी साइंटिस्ट होंगे उन्होंने इस पे रिसर्च की होगी तो ये पाया गया होगा कि क्यू की वैल्यू एक्चुअली इतनी ना होके वो कितनी रह जाती है, 65% ही रह जाती है, इसी का अराउंड रह जाती है। तो ये टर्म्स कहाँ से आता है, उसके पीछे की क्या रिसर्च है उस पर आपको नहीं जानना है, ठीक है? तो ये आप इसको बोल सकते हो कि इस टर्म को आप याद रख सकते हो, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है? कि कैसे आता है ये कैलकुलेशन, यहाँ पे कैसे पहुंचता है, इस पे आपको फोकस नहीं करना है। और इवन यदि आपको ये सब चीजें में नहीं समझ में आ रही है तो जो फाइनल फॉर्मूला है दिस वन, कि एरिया ऑफ रेगुलेटर क्या होता है 1.19 डिवाइड बाय रूट ऑफ, ये आपको चिपका देना है जब भी गेट में पूछे, ठीक है? लेकिन कभी कभी थोड़ा दिमाग भी लगवाता है तो ध्यान से भी चिपकाना है, ठीक है? सो प्रीवियस स्लाइड, अच्छा ठीक है, आप बताइए क्या दिक्कत है इसमें, कहाँ पे प्रॉब्लम आ, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, इतना तो आप पे छोड़ देना। गेट के आप तो वो अ, बोल सकते हो तैयारी कर रहे हो गेट की, तो कैलकुलेशन का पार्ट हम एज्यूम करें कि आपको आता होगा, तो उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये क्यू से ये क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू निकालिएगा तो जितना हमने लिखा है वो आएगा, ठीक है? तो क्लियर है क्या, आगे बढ़े? बताइए, कोई डाउट? बताइए कुछ इशू हो तो आगे बढ़ने से पहले। क्लियर है ना, आगे बढ़े? देखिए आप जब तक वो नहीं करोगे अपने एंड से, बताओगे नहीं तो कैसे स्टार्ट करें, बताइए जल्दी बताइए। अच्छा नहीं बोलोगे आप, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना आपको, कि द एरिया ऑफ रेगुलेटर इज गिवन बाय जस्ट सिंपल 1.19 डिवाइड बाय रूट ओवर आर, वेयर ई इज द रेगुलेटर एरिया एंड आर इज द रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस, ठीक है? तो आगे बढ़ा जाए, कुछ क्वेश्चंस करें क्या इसके, तो चीजें अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है? यस सर, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा एक्टिवली आप लोग वो करिए। ऐसा तो नहीं होता कि आप लोगों ने लैपटॉप पे क्लासेस स्टार्ट करी, 10 मिनट बैठे, बोरिंग लगा, चलिए कुछ और काम एडिशनली कर लेते हैं, तो फिर क्लास करने का फायदा नहीं है। 1 घंटे या 1.5 घंटे आप बैठो, लेकिन पूरा एकदम फोकस तरीके से, आपका ध्यान बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, तब जाके वो आपके लिए यूजफुल है 1 घंटा, अदरवाइज तो फिर मजे ही मजे करो, समय निकाल जाओगे और निकल जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है? तो कुछ क्वेश्चंस इसके करते हैं, ठीक है? एक दो क्वेश्चंस करते हैं सिंपल सा। डेंसिटी किसकी है, डेंसिटी एयर की, एयर की डेंसिटी है, यहाँ पर हमने लिखा, अच्छा लिखा नहीं, ठीक है, दिस इज द रो एयर, चलिए अच्छा है, मतलब एटलीस्ट आप देख रहे हो है ना, डेरिवेशन को समझने की कोशिश कर रहे हो। दिस इज द डेंसिटी ऑफ एयर, क्योंकि हम यहाँ एयर फ्लो की बात कर रहे हैं ना, ये तो हमने समझाने के लिए आपको कंटेनर वाला एग्जांपल दिया था लिक्विड फ्लो का, पर हमारा यहाँ पे डीलिंग किसके साथ है, एयर फ्लो के, तो हम यहाँ पे डेंसिटी किसकी यूज करेंगे, एयर की, जो कि ऑन एवरेज कितनी होती है, 1.2 kg पर मीटर क्यूब, विच इज द रिक्वायर्ड वैल्यू, तो इसी की हमने यहाँ पे वैल्यू यूज करी है, 1.2 यहाँ पे डाला है, कैलकुलेट करते रहिएगा आप लोग बैठ कर, ठीक है? चलिए ठीक है, तो कहाँ पे थे, हाँ क्या बोल रहे थे, क्वेश्चंस कुछ कर लेते हैं, ठीक है रुकिएगा, एक दो क्वेश्चंस के देख लेते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, आसान आसान से। अभी आप देखोगे क्वेश्चन तो लगे अरे ये तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो सही में फॉर्मूला बेस्ड ही आता है, पर एटलीस्ट आपको फॉर्मूले के पीछे का थोड़ा बैकग्राउंड पता रहता है तो चीजें क्या हो जाती हैं, एडिशनल यदि क्वेश्चन टफ आते हैं तो आपसे बनने लगते हैं, ठीक है? तो 1 मिनट रुकिएगा, कुछ इसके क्वेश्चन अपन करेंगे, तब से आप कुछ डाउट्स है तो बताइए आप लोग, कोई डाउट है क्या आपका अभी तक, कुछ डाउट्स हो तो बताइए, अदरवाइज तो अपन एक दो क्वेश्चन ही करेंगे, ज़्यादा नहीं, इसके बाद अगले टॉपिक पे आएंगे। ये इसको इसमें हमने इतना फोकस क्यों किया है ये आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है? एक दो क्वेश्चन उसके जब हम लेंगे तब चीज़ें समझ में आएंगे आपको, फोकस करने का क्या रीज़न है हमारे।
क्लियर है क्या? तो क्वेश्चन मिल नहीं रहे हैं, रुकिए तो। ये सीधा इस पे आता नहीं, थोड़ा सा क्या है ना कि सीधा इससे नहीं पूछता वो, थोड़ा सा। ओके, क्वेश्चंस देख लें एक दो। हाँ, देखिए। हाँ हाँ, फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूले का ही क्वेश्चन कराएंगे इसी का। इस पे भी एक क्वेश्चन गेट में आया हुआ है, ये वाले फॉर्मूले का। आप ये चाहो तो आप कहाँ पे लिख दें, वो आप आपके उसके लिए याद रखिएगा। वो आपको बेसिकली कहाँ पे पढ़ाया जाएगा। हो सकता है आपको रॉक मैकेनिक्स में हम डिस्कस करेंगे उसको। तो ये फॉर्मूला कि याद रखिए, साइड में लिख लीजिए। ठीक है। फॉर्मूला क्या बोलता है कि मान लीजिए अभी जो हमने बताया था, आपके पास एक लिक्विड वो है, कंटेनर है। ठीक है। इसमें क्या है, वाटर आपका भरा हुआ है। ठीक है। ठीक है। इसमें हमने क्या किया, एच हाइट पे होल कर दिया। इस एच हाइट पे जब हमने होल किया तो यहाँ से क्या होगा, वाटर जेट क्या है, बाहर निकलेगा। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे यदि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, और जो स्पीड है वाटर जो कमिंग आउटसाइड द कंटेनर वो क्या है, वी है। तो यहाँ से जो एयर फ्लो होगा वो क्या होगा, ए इंटू वी होगा। और जो स्पीड निकालेंगे एच हाइट पे वो होगी रूट ओवर टू जी एच। ये कैसे आता है ये मत पूछिए, इसको आप थोड़ा सा खुद पे एफर्ट डालिए, आपको आराम से इंटरनेट पे मिल जाएगा। ठीक है। और मजा आएगा इसका, आप देखोगे फॉर्मूला भी कैसे आता है। तो थोड़ा सा और कुछ सीखने को मिलेगा। बर्नौलीज थ्योरम आपको नाम बता रहे हैं, थोड़ा सर्च करिएगा। तो ये जब आप खुद से डिराइव करोगे v इक्वल टू रूट टू जी एच, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आपका बूस्ट होगा। ठीक है। जस्ट फॉर आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। इसलिए हमने इसका डेरिवेशन कराना उचित समझा। अदरवाइज सीधा ये बताते तो अब रट तो लेते, पर ये चीजें जो हमें बतानी थी वो नहीं बता पाते। ठीक है। चलिए, तो एक फॉर्मूले पे क्वेश्चन हो जाए, ठीक है, बिल्कुल आपके जैसे आपकी जो डिमांड है वो फुलफिल होगी। चलिए, तो क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन गेट का ही आया हुआ है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है, 2023 गेट में आया हुआ है। एक माइन रोडवे है, एक माइन रोडवे है, हम लिख ही देते हैं। तो इंक्रीज द, क्वेश्चन पूरा लिख ही देते हैं। तो इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ, पूरा क्यों लिखते हैं, आपको सिंपल सा हम समझा देते हैं, आप पूरा लिखने का कोई मतलब नहीं, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंपल सा कि एक माइन रोडवे है, उसका रेजिस्टेंस हमें क्या करना, बढ़ाना है। तो अभी हमने रेगुलेटर का काम पढ़ा कि रेजिस्टेंस को रेगुलेट करने का काम करता है। और रेजिस्टेंस को रेगुलेट करने से क्या होता है, एयर फ्लो क्या अपने आप उसी क्वांटिटी की जो है वो रेगुलेट होगी। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक माइन रोडवे है, एक माइन रोडवे है, मान लो ये ऐसा आपका माइन रोडवे है। और इस माइन रोडवे में हमें क्या कर रहा है, बोल रहा है कि हमें रेजिस्टेंस, इसका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस बाय हाउ मच, कितनी क्वांटिटीज हमें इंक्रीज करना है, टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस कितना, टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस बाय अमाउंट कितनी दी है, 1.5 NH2m माइनस है। ठीक है। 1.5, दिस इज द आर, कैपिटल आर, जो हमने स्क्वायर लॉ में पढ़ा था। तो इसके लिए पूछा है इसने कि रेगुलेटर का जो साइज है क्या होना चाहिए फॉर दिस पर्पज, कि एक आपके पास रोडवे है, उसमें हमें एयरवे है, उसे बोलिए, उसमें हमें रेजिस्टेंस उस एयरवे का क्या करना है, बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है, 1.5 NH2m माइनस से। ठीक है। तो इसके लिए हमें जो रेगुलेटर है उसका साइज कितना क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। किस साइज का रेगुलेटर इंस्टॉल करना पड़ेगा, साइज मीन्स उसका हमें एरिया बताना है। और एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, तो चुपचाप आप उठा के इस फॉर्मूले में रखो और बताओ कि क्या होगा, उसका एरिया कितना होगा। फाइंड द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ रेगुलेटर, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ रेगुलेटर। कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, और ऐसे ही गेट में आते हैं। पर लोग बहुत क्या है, ये सब चीजें भी भूल जाते हैं, ये सब भी नहीं याद रखते। ठीक है। तो in order to increase the resistance of this mine airway by the amount 1.5 Newton second per minus 8, तो what should be the required area of regulator। ठीक है, बताइए
कितना आ रहा है लगाया आपने? जल्दी इस फॉर्मूले, ये फॉर्मूला हम बता भी रहे हैं, इस फॉर्मूले पे रखना है वैल्यू। अब यहाँ पे यदि आपसे कैलकुलेशन भी नहीं हो रही है तब तो फिर बहुत मुश्किल है फिर। ठीक है, क्लियर है क्या? क्लियर है नहीं? आगे बढ़ा जाए? कितना कितना आ रहा है? 0.972। कैलकुलेट करिए आप लोग, आपके पास आंसर लगाइए। और एक चीज और आपको अभी हम थोड़ा सा क्या बोलते हैं अलर्ट कर दे कि पूरी कैलकुलेशन आप गेट कैलकुलेटर पे ही करिए। अदरवाइज क्या है कि आप जो मोबाइल में नॉर्मल साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करते हो उसके आप आदी हो जाओगे। तो क्या होगा ना कि अचानक से जब आप गेट का पेपर देने जाओगे तो आप यदि आपने गेट कैलकुलेटर यूज नहीं किया है तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होगी, आपका टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होने वाला है। तो थोड़ा सा पहले क्या है एक्टिव हो जाइए और हर कैलकुलेशन को, जितनी भी कैलकुलेशन है उसको गेट कैलकुलेटर से ही करो। और इसके लिए क्या करो, मोबाइल में सिंपल गेट कैलकुलेटर डाउनलोड कर लो। ठीक है, चलिए बाकी टेस्ट वेस्ट देते होगे उसमें तो कैलकुलेटर ऑलरेडी रहता है सिस्टम में, मॉक टेस्ट देते हो या प्रीवियस ईयर के टेस्ट देते हो। ठीक है, तो कितना आ रहा है? 0.975972। ठीक है, ठीक है, इसका सीधा फॉर्मूले पे रखो और क्या, कुछ है नहीं इसमें। तो सॉरी, देखिए तो इसमें हुआ क्या कि देखिए इसका सॉल्यूशन, एक लाइन का सॉल्यूशन है, एक मार्क्स का क्वेश्चन भी है। पर इसमें भी क्या है, कैलकुलेटर में भी बच्चे क्या है इनपुट गलत तरीके से डालते हैं, वहां पे भी गलती होती है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। ए इज नथिंग बट 1.19 डिवाइडेड बाई रूट ओवर आर। हमें कितना आर चाहिए, कितना रेजिस्टेंस बढ़ाना है? 1.5। तो ये वैल्यू उठा के डालिए, तो इसको सॉल्व करिएगा कितना आता है, आप लोग बता रहे हो कितना आता है, एक बार हम भी देख लेते हैं। ठीक है, तो बाय सॉल्विंग दिस कितना आता है? देखिए हम तो नॉर्मल साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं तो हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, पर आप लोग को हम यही हिदायत देंगे कि गेट कैलकुलेटर यूज करिए, अदरवाइज बाद में आप रिग्रेट करेंगे। ठीक है, तो 1.19 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1.5। कैसे कैलकुलेट कर रहे हो आप लोग? पॉइंट कितना, 97। ठीक है, तो इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 0.972। कितना? मीटर स्क्वायर, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। तो अभी कुछ बच्चों को बहुत आसान लग रहा है, तो अनडाउटली बिल्कुल आसान क्वेश्चंस भी आते हैं, पर आसान क्वेश्चन आने का मतलब ये नहीं है कि केवल आप बेसिक सा फॉर्मूला याद करके चले जाओ, थोड़ा सा उसके पीछे का बैकग्राउंड भी देख लो। अभी अभी आप देखिएगा, अभी जैसे जैसे हम थोड़ा सा सर्किट में और आगे बढ़ेंगे, मैग्नेटिक सर्किट को समझेंगे, उसका एक पार्ट अभी हमने देख लिया, बूस्टर फैन भी देख लेंगे। तो जब इनका कंबाइंड यूज होता है ना उसमें सर्किट में, तब जाके थोड़ा सा कैलकुलेशन हेक्टिक हो जाती है, वहां पे आपका माइंड वहां पे ज्यादा दौड़ाना पड़ता है, ज्यादा थोड़ा तरीके से चीजों को समझना पड़ता है। वहां के कॉन्सेप्ट यदि आपके वीक हैं तो फिर ये सब फॉर्मूला ये किसी काम का नहीं रह जाता, ये फॉर्मूले का कुछ नहीं कर पाओगे चार्ट पे भी। ठीक है, तो हाँ ठीक है, अभी हमने बिल्कुल बेसिक चीज देख ली। तो हमारा ये बताने का मकसद, ये सब बताने का मकसद केवल इतना है, ये इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया था इस साल के गेट में 2025 में। तो यदि अब आप कहोगे कि ये सर ये सब तो हमें पढ़ाया नहीं गया, तो आपको इसीलिए हर जगह जहां जहां हमें जरूरत समझ में आ रही कनेक्ट कर दे रहे हैं, आपको उससे लिंक करना जरूरी है कि ये न केवल ये तो हमने लिया वहीं से, नॉर्मल फिजिक्स में जो हम यूज कर रहे होते हैं वहीं का हमने कॉन्सेप्ट उठाया और माइंस के पर्सपेक्टिव से हमने उसको यूज कर लिया। ठीक है, तो इसलिए डेरिवेशन हमने यहाँ बताना उचित समझा। तो आई होप आज क्या है कि टाइम अच्छा खासा निकल चुका है। कल अपन जब वेंटिलेशन सर्किट पढ़ रहे होंगे कल, तो वहाँ पे बूस्टर पढ़ेंगे और उस पे उसके अलग अलग टर्म्स होते हैं, क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है बूस्टर का, उसका काम क्या है, उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उसमें बूस्टर को अलग अलग जगह पे आप जब लगाते हो तो कैसे वो एयर फ्लो को क्या करता है, मैनेज करता है। ठीक है, फिर हमने बूस्टर प्लस रेगुलेटर हम लगा के देखेंगे। तो कल कुल मिला के न्यूमेरिकल्स का अच्छा खासा क्या होने वाला है, आप लोग डील करने वाले न्यूमेरिकल से। तो उसके पहले हम पूरा उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, फिर हम आखिरी में उसके दो तीन अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, तो वहां से आपको चीजें समझ में आएंगी। गेट में
कहाँ से मुश्किल क्वेश्चन आते हैं, ये सब तो इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड 1 मार्क्स में। ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं, पूछता है भाई, पूछता है। आपने पीवाई को उठा के देखा ही नहीं, आसान पूछता है, बिल्कुल इजी पूछता है। इस साल ही बिल्कुल तीन आसान क्वेश्चन क्या आया था कि तीन अलग अलग रेजिस्टेंस वो दे रखे थे, एयरवे का रेजिस्टेंस दे रखा था और उनको पैरेलल में लगा दिया था और पूछा था कि व्हाट वुड बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इस नेटवर्क का पैरेलल नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो इजी क्वेश्चन आते हैं, घबरा क्यों रहो आप लोग, टफ टफ ही नहीं आता। किसी भी एग्जाम में ऐसा नहीं हो सकता कि 100% क्वेश्चन टफ आए, अदरवाइज क्या हो, फेयर नहीं रह जाएगा एग्जाम। सभी को मौका मिलना चाहिए ना, मार्क्स क्या करने का, ग्रैब करने का। कुछ ना कुछ स्कोप रहता है, इजी रहते हैं, मॉडरेट रहते हैं, टफ रहते हैं। ठीक है, तो हमें लगता है कि आज की क्लास को थोड़ा सा आप लोग इस पे जाके थोड़ा सा, इस पे यदि किसी को इंटरेस्ट आए, इसके कैसे आता फॉर्मूला V इक्वल टू रूट 2 कहाँ लिखा है, ये इसको थोड़ा सा आप लोग इसका बैकग्राउंड देखिएगा नेट पे ना, गूगल पे, क्योंकि जब इसको हम इस पे क्वेश्चन करेंगे बाद में, वेंटिलेशन में नहीं, रॉक मैकेनिक्स में, तो वहां पे आपको इसका ये डायरेक्ट रिजल्ट नहीं भी याद है तो आप निकाल सकते हो, निकाल तो अभी भी हम आपको समझा सकते हैं कैसे निकलेगा, और उसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसलिए हमने नहीं बताया, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। बर्नौलीज थ्योरम करके आप सर्च करिएगा तो वहां से ये पर्टिकुलर ये जो चीज है, ये एक स्पेशल केस है, इसको बोलते हैं टॉर्सिली थ्योरम, वहां से आता है। पर परेशान नहीं होना, ये सब नाम सुन के आपको घबराना नहीं है। ठीक है, चीजें डिस्कस की जाएंगी जहाँ पे जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट होगी। तो क्लास को आज अपन यहीं पे क्या करते हैं, एंड करते हैं, और फिर कल मिलेंगे, और कल का टाइम आपको बता दिया जाएगा ऑलरेडी। और तो थोड़ा सा इशू आज हुआ वो कल नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, क्या सर्च करेंगे, मीथेन लेयरिंग आगे पढ़ाएंगे ना, मीथेन लेयरिंग आगे पढ़ाएंगे, अभी ये बचा हुआ है। मीथेन लेयरिंग आपको वो बेसिकली उससे रिलेटेड है, मीथेन एक्यूमुलेशन से रिलेटेड है। आप अंडरग्राउंड माइंस में जब आप कोल एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हो, तो वाइल एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल क्या हो रहा होता है, मीथेन का एमिशन हो रहा होता है। उस मीथेन के एमिशन को ही हम क्या करते हैं कि कैलकुलेट करने के लिए, कि मीथेन की जो क्वांटिटी है उसको क्वांटिफाई करने के लिए हम क्या एक टर्म यूज करते हैं, मीथेन लेयरिंग। और ये मोटा मोटा आप समझिए, उसको इन डेप्थ में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो जब उसको पढ़ेंगे तो उसका फॉर्मूला भी देखेंगे कि कैसे मीथेन लेयरिंग निकालते हैं, कैसे वो एक फॉर्मूला होता है। गेट में नहीं पूछा है, पर एक मन को वो देने के लिए, दिलासा देने के लिए कि कहीं यदि पूछे तो फिर ये न रह जाए कि आपने पढ़ा नहीं है, तो बताया जाएगा क्या होता है। ठीक है, धीरे धीरे चीजें की जाएंगी। ठीक है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से रख लिया जाएगा। तो बिल्कुल बिल्कुल, कल का क्लास टाइम पे स्टार्ट करेंगे। ठीक, टाइम टाइम से और 5 मिनट पहले आ जाएंगे। ठीक है, खुश, अभी कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो अब आप लोग सेशन को क्या कर सकते हो, लीव कर सकते हो, और कल फिर टाइमली ज्वाइन करेंगे। और इस तरीके से आगे के मुश्किल से 5-6 लेक्चर्स में आपका वेंटिलेशन क्या हो जाने वाला, फिनिश हो जाएगा। फिर उसके बाद हम अपन नए सब्जेक्ट की तरफ चलेंगे, और फिर चीजें कंटिन्यू होंगी। तो बाकी कोई डाउट्स वगैरह होगा, ये नहीं समझ में आ रही होंगी, खुद खुद भी एफर्ट डालिएगा। उससे क्या होता है कि आपका खुद भी ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है, आप एफर्ट डालते हो तो चीजें समझ में आती हैं, आप हर एंगल को देख लेते हो, उसके बाद पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक है, कर लेंगे कर लेंगे, ठीक है भाई, करेंगे करेंगे। आप बताइएगा कैसे क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, लास्ट में इसको कर लेंगे, देख लेंगे। अभी एक बार वेंटिलेशन खत्म हो जाए तो वो जो CO2 वाले क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल बेसिक कंजर्वेशन टाइप का है, वो कुछ है नहीं, हमने ऑलरेडी पहले बता रखा है, कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर, थैंक यू आप सभी का। ठीक है, क्लास को एंड किया जाए, आप लोग भी रेस्ट करिए, बाकी क्वेश्चंस वगैरह लगाते रहिए, और एक्टिवली फोकस तरीके से थोड़ा प्रिपरेशन करिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।